नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, जिसमें हम सभी लोग मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे। हमने कल के जो लेक्चर में है 19 अनुच्छेद 19 तक मूल अधिकारों पर चर्चा कर ली थी। उसके बाद आज हम आगे देखते हैं। पहले तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। देखिए, ये कहीं ना कहीं मूल अधिकार हमारे संविधान को विशेष बनाते हैं। अब मूल अधिकार में हम देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 तक चर्चा हो गई थी। आर्टिकल 19 तक चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। इसमें हमने बताया था किस प्रकार से स्वतंत्रता की बात की गई है। अब उसके बाद जो हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, ये किससे संबंधित है? तो ये है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये क्या है? मतलब दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें कीवर्ड क्या है? दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जो ये आर्टिकल 20 बताया गया है, आर्टिकल 20 में ये बात कही गई है। जो 20 का एक जो फर्स्ट, मतलब कह सकते हो आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्या कहता है? जो पनिशमेंट मिलेगी तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, मतलब जो भी सज़ा दी जाएगी वो वर्तमान कानून के अनुसार मिलेगी। तो सज़ा वर्तमान कानून के अनुसार यदि मान लीजिए जुवेनाइल एक्ट जो आया था 2016 में, उसको दोबारा सही किया गया। तो जुवेनाइल एक्ट में क्या था? उससे पहले जो था, जो मतलब 16 वर्ष तक कोई भी अपराध दंडनीय नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको जिस तारीख से उसको प्रावधान किया गया, उसमें सख्त बनाया गया उस कानून को, तो वहीं से उस दिन के बाद जो भी अपराध हुए उस एज के 16 वर्ष की अवस्था के, तो उसको सज़ा पहले के अनुसार नहीं मिलेगी। उस जो कानून में नियम बनाया गया जो उनके अनुसार सज़ा मिलेगी। या फिर जो पहले कानून बने थे, किसी व्यक्ति को सज़ा उस मतलब कानून के अनुसार नहीं मिलेगी, जो वर्तमान में चल रहा होगा उसके अनुसार उस सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 का सेकंड क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, मतलब दो सज़ा नहीं मिलेंगी। एक अपराध के लिए एक सज़ा, दोहरी सज़ा नहीं। ये आर्टिकल 20 का जो है सेकंड कहता है, 20 का सेकंड। फिर आर्टिकल जो है 20 का थर्ड कहता है, इसमें जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब जो आप स्वयं कह सकते हो कि स्वयं के प्रति गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो स्वयं के प्रति गवाही के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं, ये व्यवस्था की गई। तो अब हम देखते हैं ये आर्टिकल जो है 20। अब अच्छा, ये आर्टिकल 20 में जो क्या है इसको, और आर्टिकल जो है 20 है, आर्टिकल कुछ आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अभी आगे आएगा। फिर आर्टिकल 19,
आर्टिकल 19। तो ये क्या है, जैसे जो जब कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो तीनों जो है ये अनुच्छेद को, जो इसको तो ये दोनों अनुच्छेद को, दो को छोड़ के, इसको रहने दीजिए, इसको भी नहीं देखते हैं, केवल दो को, इन दो अनुच्छेद को छोड़कर शेष जो है अनुच्छेद निरस्त कर दिया जाता है। मतलब ये दो मौलिक अधिकार जो इसके तहत हैं, उनको छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को उस समय निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जब सशस्त्र बल का विद्रोह हो रहा होता है, तब क्या रहता है, तब इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तब जो है क्या किया जाता है, इसको भी समाप्त किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, कहने का मतलब अभी ये तीनों एक साथ पढ़ाएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। इसकी चर्चा है अनुच्छेद आर्टिकल जो है 358 में है। अभी इनकी चर्चा 359 में किस प्रकार है, ये तीनों पढ़ा के तब कंपैरिजन कराएंगे, समझ में आ जाएगा, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब देख रहे हैं जो इसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है। पहले जान लो आर्टिकल क्या है, किसमें क्या है, तभी बात कही जा सकती है। अब आ जाता है अनुच्छेद आर्टिकल 21, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये क्या है, राइट टू लाइफ एंड जो है क्या कह सकते हो, राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता व जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये क्या है, मतलब राइट टू लाइफ, और जो कह सकते हो फ्रीडम ऑफ पर्सनली फ्रीडम जो है ये, इसमें जो क्या है, इसमें क्या बताया गया, इससे खास ये रहता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको कई भागों में बांटा गया है। जीवन के अधिकार एक तो यही हो गया। अब इसी आर्टिकल की जो है सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता रहा, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे निजता का अधिकार इसके अंतर्गत रखा गया है, मतलब प्राइवेसी का अधिकार है, ये एक पर्सनली अधिकार, मतलब इसका भी अधिकार दिया गया है प्राइवेसी का। दूसरा देखते हैं, खाने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार है, पर्यावरण से सुरक्षा का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये सब दिए गए हैं, तो इसके तहत हम लिख लेते हैं। ये कैसे अधिकार ये बताए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। ये एक मेनका गांधीवाद भी हुआ था, मेनका गांधीवाद 1978। इसमें कहा गया ऐसे कानून कोई भी नहीं संसद बना सकता है जिसमें व्यक्ति का सम्मान जो है उसको ठेस पहुंचे, व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे, कह सकते हो। संसद द्वारा कानून बनाए जाने में व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखा जाए, व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखा जाए। अब भाषा कुछ भी हो सकती है, मतलब यही था कि व्यक्ति का जो आत्मसम्मान बना रहे, ऐसा कोई भी कानून ना हो जो उसके आत्मसम्मान को छेड़ता हो या उसको ठेस पहुंचाता हो। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं या अधिकार दिए गए हैं। तो राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, कोई भी चीज़ हम लोग प्राइवेसी में रख सकते हैं, ये अधिकार है इसके तहत। अब देखते हैं उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, स्वास्थ्य का अधिकार मतलब राइट टू हेल्थ। फिर आजीविका का अधिकार हैं तो बहुत सारे, मगर जो इम्पोर्टेंट हैं वही लिखा रहे हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। आजीविका का अधिकार हो गया। खाने का अधिकार,
राइट टू फूड, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, आश्रय पाने का अधिकार, आश्रय शेल्टर मतलब राइट टू शेल्टर, आश्रय पाने का अधिकार। अब क्या रहता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, विधिक सहायता, लीगल एड जो है, फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड, सहायता का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट। अब क्या हो सकता है, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, इसी के तहत प्रश्न आ चुका है, विदेश जाने का अधिकार किस में रखा गया है, आर्टिकल 21 में चर्चा की गई, विदेश जाने का अधिकार। और क्या हो सकता है, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, मतलब पर्यावरण अच्छा मिले जिससे स्वस्थ जीवन रह सके, पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाए, ये अधिकार हो गया। फिर इसके बाद जो देखा जाए कुछ और भी हैं, जैसे शोरगुल वगैरह से मुक्ति पाने का अधिकार, ये सब चीज़ें हैं। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। विद्युत पाने का अधिकार जैसे है, ये भी समझिए, विद्युत पाने का अधिकार मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार इसमें और भी बहुत हैं, लेकिन खास जो हमने बता दिए जो पूछे बहुत जाते हैं, जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, आर्टिकल 21 ऑप्शन में रहता है तो उसको मानेंगे। हालांकि इसकी अभी आगे भी चर्चा देखने को मिलेगी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी देखने की चर्चा मिलती है। अब आर्टिकल जो है जो देखा जाए, फिर इसके बाद आर्टिकल 22 में क्या चर्चा है, जो इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में जो गिरफ्तारी जो है गिरफ्तारी में संरक्षण मिलता है कुछ दशाओं में, लेकिन जैसे क्या है ये देखते हैं। कुछ दशाओं में निरोध के संबंध में संरक्षण, इसमें डिटेंशन की बात की गई है इन सर्टेन जो है कंडीशंस। अब क्या रहता है, जो आर्टिकल जो 22 का एक पार्ट है और एक 2 पार्ट है, उससे में इतना मतलब नहीं है। हमें यहाँ ये देखना है जो इसमें क्या रहता है, जो डिटेंशन है, डिटेंशन मतलब निरोध, ये 2 प्रकार से है। एक तो है जो है देखेंगे दंडात्मक मतलब पनिशेटिव करके जो डिटेंशन है दंडात्मक है, और दूसरा जो देखें तो कौन सा है, निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहते हो, निवारक निरोध। जो ये है इसमें एक सामान्य गिरफ्तारी होती है, वो डिटेंशन के तहत इस प्रकार में दंडात्मक निरोध में आता है। दंडात्मक निरोध में सामान्य गिरफ्तारी हो जाए, इसमें कौन, सामान्य गिरफ्तारी, अरेस्ट जो होते हैं, इसको डिटेंशन को अरेस्ट भी कह सकते हो, अरेस्ट। अब सामान्य होती सामान्य गिरफ्तारी, और इसमें क्या है, शक के आधार पर
जो NSA है वो इसी से मिलता जुलता है। मीसा था, पोटा था, सब खत्म किए गए। जो अब NSA वर्तमान में चल रहा है वो इसी से संबंधित है। UAPA भी इसका ही रूप है, देखने को मिलता है। अब उस पर चर्चा किसी दिन स्पेशल करेंगे। UAPA क्या कानून है, NSA क्या है, पूरी उस पर डिस्कस होगा। जब आयोग आएगा तो उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। शक के आधार पर देखते हैं। गिरफ्तारी क्या, अधिकतम 3 माह तक जेल में रख सकते हैं, अधिकतम 3 माह तक जेल में। और विशेष समिति बनती है तब, विशेष समिति यदि बनती है, उसने पास किया हाँ सही में ये है, शक इनका सही था, ये सही में षड्यंत्र कोई कर रहे थे, तो विशेष समिति की जो एक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पे 1 वर्ष तक रखा सकता है, 1 वर्ष तक। लेकिन यही प्रश्न रहता है कि कहते हैं, प्रश्न आता है निवारण निरोध में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने महीने तक या कितने समय तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा सकता है, 3 माह तक। फिर हम देखते हैं, ये हो गया 22 में हमने देखा। ये जो है निवारण निरोध है, जो आर्टिकल 22 के 3 से 7 तक चलता है। ये मतलब 22 का 3 में जिक्र किया गया है। अब जो है आर्टिकल 23, इसकी चर्चा क्या रहती है। जो आर्टिकल 23 और 24 हमने बताया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या है, 23 में कहा गया है जो बलाश्रम या बंधुआ मजदूरी तथा जो है क्या बात कही गई है, बलाश्रम बंधुआ मजदूरी। एक दूसरी बात मानव दुर्व्यापार, 2 बातें की गई हैं, समझ सकते हैं। मानव दुर्व्यापार एवं या तथा कह लीजिए, मानव दुर्व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी, जिसे बेगार भी कहते हैं, का प्रतिषेध। अब जो मानव दुर्व्यापार को क्या मतलब कैसे परिभाषित किया गया, कैसा मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार में मतलब ये है कि महिला, एक तो मानव दुर्व्यापार ये होता है महिला पुरुष बच्चों को वस्तु के सामान उनकी खरीद फरोख्त होती हो, तो ये हो गया। दूसरा, बच्चे एवं महिलाओं को जो अनैतिक दुर्व्यापार मतलब वेश्यावृत्ति वगैरह इसके अंतर्गत आ जाती है। फिर क्या हो सकता है मानव दुर्व्यापार में, जो इनको जो है कैसे कह सकते हो, इनकी तस्करी, वही जो है उसी का रूप, खरीद फरोख्त वाला ही रूप, यही कह सकते हो मानव दुर्व्यापार में हो गया। मतलब वही रूप है जो इसका पहला हमने रूप बताया कि एक तो उनको सामान के रूप में खरीदा बेचा जा रहा है, और दूसरा वेश्यावृत्ति टाइप में उनको धकेला जाता है, बच्चों को और महिलाओं को, तो मानव दुर्व्यापार हो गया। और दूसरा क्या आता है, जैसे बलात्श्रम की बात। बलात्श्रम का मतलब ऐसा मतलब कार्य लेना किसी मजदूर से जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, या दूसरा कह सकते हो बिना पारिश्रमिकी दिए उससे कार्य लेना, मतलब मजदूरी जो हो रही हो वो मजदूरी दिए बिना उससे कार्य लिया जाना, तो ये किसमें, बलाश्रम या बेगार में आ जाता है। तो उसी की चर्चा इसमें है। मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार में क्या, महिला बच्चों पुरुषों का सामान, वस्तु के समान, किसके समान, वस्तु के समान खरीद बिक्री। और दूसरा क्या, महिला बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार का मतलब यह क्या, अनैतिक वेश्यावृत्ति वगैरह, वेश्यावृत्ति। अब जो है ये मानव दुर्व्यापार हो गया। अब जो ये मानव किससे, ये इसको यहाँ किए दे रहे हैं, ये किससे संबंधित है, मानव दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव दुर्व्यापार। अब अच्छा, बलाश्रम क्या रहता है, बलाश्रम में क्या, इसे बेगार भी कहते हैं, बेगार। बिना पारिश्रमिकी
बिना पारिश्रमिकी दिए कार्य लेना। जैसे पहले जिम्मेदारी व्यवस्था थी, उसमें वो प्रथाएं चल रही थी, उस हिसाब से कार्य लिया जाता था, उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। वही चीज़ को जो रूप इसमें जो इसको सुधार के रूप में लाया गया। और क्या हो सकता है, जो ये कह दिया गया पारिश्रमिक मतलब मजदूरी, इच्छा विरुद्ध कार्य लेना, इच्छा विरुद्ध कार्य। और इसी के तहत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है बालाश्रम में ही। न्यूनतम मजदूरी ना देना, तो ये बालाश्रम हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 23 की चर्चा हमने कर ली। फिर जो देखा जाए आर्टिकल 24 आता है, अनुच्छेद आर्टिकल 24। इसमें क्या है, जो जोखिम कारखाने हैं बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जोखिम कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, जोखिम कारखानों आदि में बालकों का नियोजन, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे खान हो गया, जैसे खान वगैरह होती हैं, कोयले की खान है, या ऐसी फैक्ट्रियां हैं, या कह सकते हो जहाँ पर जोखिम कार्य होते हों, निर्माण कार्य ऐसी जगह हो रहे हों, वहाँ बालक कार्य नहीं कर सकते। हालांकि जो सामान्य कार्य जहाँ होते हैं वहाँ बालकों के कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल जो है, इधर से बढ़ते हैं इधर, आर्टिकल 25। अब आर्टिकल 25 to 28 क्या है, धार्मिक मामलों से संबंधित इसमें स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, पहले देखते हैं। इसमें क्या है, जो हमें अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये बात जो है आर्टिकल 25 में कही गई है। जो इसमें क्या है, मतलब जैसे अंतःकरण मतलब हम भगवान या अपना जो कोई भी अपनी आस्था संबंधित रूप है उसको हम मान सकते हैं, उसको अपने अंतरात्मा से उसको स्वीकार कर सकते हैं, इस पर कोई भी रोक नहीं है, स्वतंत्रता है। फिर हम एक और हमने शब्द कहा कि किसी भी धर्म को मानने, किसी भी संप्रदाय या धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके सिद्धांतों का अब प्रचार कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमने कहा उसका प्रचार करने की, प्रचार हम कर सकते हैं, जो भी हम धर्म को मान रहे हैं उसके सिद्धांतों के, उसके नियमों का, उसकी आस्था से संबंधित। और एवं हमने एक और बात बताई, पहली बात अंतःकरण की बात हो गई, फिर मानने की बात हो गई, प्रचार करने की बात की। आचरण में क्या है, कोई भी धर्म की हम पूजा पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं, उसकी जो परंपरा को मान सकते हैं, उसकी मान्यताएं हैं, जो भी आस्थाएं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, उसका हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये बात इसमें कही गई है। किसी पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने व जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता यहाँ से घटा लीजिए, अंतःकरण की तथा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये बात कही गई। हमने मतलब बता दिया। अंतःकरण में क्या था, किसी भी धर्म को मानने का मतलब क्या, आचरण मतलब उसकी पूजा पद्धति क्या है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं उसके सिद्धांतों का, उसके नियमों का। ठीक, अब देखते हैं क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है जो धर्म के मामले में इतनी स्वतंत्रता दे दी गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था डैमेज हो जाए।
कि इतनी बड़ी रैली निकाल दी जाए कहीं से तो वहाँ की जो व्यवस्था है जन सामान्य की वो अस्त व्यस्त हो जाए। दूसरी बात नैतिकता, ऐसी कोई भी जो यात्रा नहीं निकाल सकते हैं या कोई भी ऐसी परंपरा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं जो नैतिकता के खिलाफ हो। ठीक। तीसरी बात इसमें और एक रिस्ट्रिक्शन रखता है स्वास्थ्य का, ऐसी कोई भी परंपराएं या ऐसी कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है जिससे लोक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़े, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंधित करती है। अनुच्छेद या आर्टिकल 25 को प्रतिबंधित करती है, को सीमित करती है, छेद सीमित करती हैं, ये लिख सकते हैं सीमित करती हैं, सीमित करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, ये प्रश्न आ चुका है, इनसे बनता है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, इसमें कोई 4 मतलब 3 हम बता रहे हैं, कोई चौथा और दे देगा, कहेगा कौन सीमित नहीं करता है। ठीक। सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जो है, सार्वजनिक व्यवस्था ये प्रभावित ना हो, यदि ये प्रभावित हो रही है तो वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी। दूसरी बात हमने क्या होती, नैतिकता के मामले में। तीसरी बात क्या बताई, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। तो ये बातें हो गई। फिर आर्टिकल जो है किसमें चर्चा कर रहे हैं, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 पे, आर्टिकल 26 इसमें क्या, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य हो सकता है, उसका प्रबंध कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। अच्छा, जो हमने आर्टिकल 25 बताया उसमें ये प्रश्न कभी कभी बनता है, तो जो अंतःकरण धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वयं की इच्छा से। यदि जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह एक अपराध है, कि मतलब जो ये कह सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता में जो जबरन धर्मांतरण होता है वो एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। अब देखते हैं जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता में ये हो गया, इसमें जो प्रबंधन करते हैं उनकी स्वतंत्रता, उस पर कोई रोक टोक नहीं, मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसका विकास कर सकते हो, उस धर्म से संबंधित जो संस्थाएं उनका विकास कर सकते हो, उनके लिए एक मैनेजिंग बॉडी बना सकते हो। तो इस प्रकार की बात है। आर्टिकल 27 कर से संबंधित छूट है, धार्मिक मामलों में कर से मुक्ति। मतलब कोई धार्मिक क्षेत्र पे आप यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य में कोई आप पैसा दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यह राज्य जो है, इस दूसरे प्रकार से कह सकते हो, राज्य जो क्या है, जो अपने पास जो कर आएगा वो किसी एक धर्म के मामले में नहीं लगा सकती है, ये भी रहता है। उसका मतलब विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए बजट में देखिए हर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी रहता है, ये वक्फ बोर्ड के लिए है, सबके लिए अलग अलग योजनाएं आती रहती हैं। तो ये बात हो गई। कहीं बुद्ध सर्किट बनता है तो इन चीज़ों का जिक्र होता है। अच्छा, आर्टिकल 25 में भी एक शब्द का जिक्र किया गया है, एक प्रश्न आ भी चुका है। हिंदू धर्म में जो आर्टिकल 25 का यहाँ पे फिर जिक्र कर रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे पूछी गई हैं। एक तो आर्टिकल 25 में जो सरदार है, सिख कह सकते हो, सिख को कटार रखने की और कटार के साथ इधर उधर जाने की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि ये जो है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, इन तीनों को इसमें बहुत विशेष ध्यान नहीं रखा गया, इसमें स्वतंत्रता दी गई है सिख के लिए। तो कभी कभी आ जाता है कटार रखने की स्वतंत्रता किसमें वर्णित की गई है, तो इसमें 25 में। और हिंदू धर्म में किन को रखा गया है, सिख को, बौद्ध को और जैन को। तो ये भी प्रश्न आया, उसमें ऑप्शन एक क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि हिंदू धर्म से संबंधित आर्टिकल 25 के तहत नहीं है, तो उसमें था सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, तो पारसी नहीं है। ठीक, तो इसमें कटार रखने की स्वतंत्रता है। कटार सिखों को कटार
कटार रखने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और इसमें जो है, जो आर्टिकल में हिंदू में किसे माना गया है, हिंदू में जो है सिख, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं है। प्रश्न आ चुका है, तो पारसी ऑप्शन था, ये नहीं था। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 27 तक बात हो गई थी, आर्टिकल 26 की बात हुई थी, फिर 27 की बात हुई थी, अब आर्टिकल 28 आता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? इसमें है धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जो क्या है? धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, या दूसरे अर्थ में कहें, या क्या कह सकते हैं, धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं कह सकता है। धार्मिक शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित के लिए, में उपस्थित में, यहाँ लिख लीजिए, उपस्थित एवं उपासना के लिए, एवं उपासना के लिए बाध्य नहीं कह सकता है, बाध्य नहीं कह सकता है, कह सकता है। और यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, ये कहने के बाद इसको ये कह सकते हैं। अब इसमें समझिएगा क्या मैटर है, इसमें भी कुछ सिस्टम है, समझने वाली चीज़ें हैं। इसमें क्या तर्क हो सकता है? इसमें जो शिक्षा क्या है, मतलब जो शिक्षण संस्थान क्या है, एक तो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि जिनका प्रशासन तो राज्य चला रही, राज्य का मतलब सरकार, जिनका प्रशासन राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जो उनकी जो स्थापना है वो किसी न्यास या विन्यास या किसी अन्य द्वारा किया गया है। मतलब उसका प्रशासन सरकार चला रहा है, मतलब चला रही है, और लेकिन उसकी जो स्थापना किसी न्यास द्वारा की गई। तो उन जो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के लिए क्या रहेगा? धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन क्या रहेगा उसमें जो है, किसी भी को भी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए व उसकी जो भी उपासना होगी उसके लिए बाध्य नहीं कह सकता है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है, एक होती है पूर्ण जो है सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं या वित्त पोषित हैं, जो कह सकते हो, वित्त पोषित नहीं कह सकेंगे, पूर्ण सरकार द्वारा संचालित हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा की कोई बात नहीं है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो कहने का मतलब सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है, उसमें धार्मिक शिक्षा की कोई बात नहीं है। लेकिन जिसमें सरकार अनुदान करती है, वित्त पोषण करती है, साथ में जो संस्थान सरकार का प्रशासन जरूर रहता है, लेकिन जो उनकी कह सकते हो उनकी स्थापना किसी विन्यास द्वारा की गई है, अन्य द्वारा की गई है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कह सकता है, और उपासना जो पद्धति है उसके लिए भी बाध्य नहीं कह सकता है। ये बात है। अब देखते हैं, हमने इसी लाइन में समझा दिया है, ठीक है। अब देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिख दीजिए स्टार बना के, पूर्ण राज्य पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल जो है, अब हमने बताया था 2 आर्टिकल बचते हैं 29-30। ये क्या है? संस्कृति एवं शैक्षिक बातें बताई गई अल्पसंख्यकों के संबंध में, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, या कह सकते हो शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। मेन जो है अल्पसंख्यकों के लिए 2 बने हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो है 29 क्या कहता है? 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें कहा जाएगा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण।
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें इसका जिक्र किया गया है। और जो आर्टिकल जो है 29 जो है, आर्टिकल जो है 30, इसमें क्या है, भाषाई एवं धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं एवं उसका प्रशासन देख सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। धार्मिक अथवा या भाषाई आधारित अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों, मतलब शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन कर सकते हैं। स्थापना एवं प्रशासन कर सकते हैं। ये बात हो गई। तो जो अच्छा ये 29 बताया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब हितों का संरक्षण, उनकी बोली है, भाषा है, लिपि है, इसका सबका संरक्षण किया जाएगा। और इसमें जो है अपने जो क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और उसका जो प्रशासन भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ जो है बचते हैं, जो एक आर्टिकल बचता है। आर्टिकल जो कह सकते हो 31 का हम जिक्र कर ही दिए थे कल ही, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको किस में रखा गया है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको रखा गया। किस कब हुआ था, 1978 में। ये मूल अधिकार था, ये क्या था, FR था, मतलब फंडामेंटल राइट था। लेकिन ये संशोधन द्वारा ये किस में कर दिया गया, 300A में इसको कर दिया गया। इसको किस में कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। और ये जो है ये क्या है, वैधानिक है, वैधानिक या कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार। ये हो गया। अब हम देखते हैं जो मेन आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अधिकार। जो इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है क्या कहा है, इसे भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा इसे क्या कहा गया, इस आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर द्वारा, भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, संविधान की आत्मा एवं हृदय। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ए सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं हृदय कहा। अब देखते हैं क्या है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रियल में क्या, देखिए जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो मूल अधिकार जो शक्तिविहीन हो जाएंगे उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। राज्य उसको माने या ना माने, कोई भी ऐसा कानून ला दे जो सीधे मूल अधिकार को हनन करती हो। तो मूल अधिकारों का संरक्षण और उसको लागू करना सही से, जो क्या करता है, कौन उसको जो लागू करता है सही से और उसका संरक्षण करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन कर रहा है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय किस प्रकार से मूल अधिकारों का संरक्षण करती है, उसके लिए 5 प्रकार की रिट निकालती है। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी
रिट निकालता है। ये 5 प्रकार की तो उच्च न्यायालय रिट निकालता है, ये उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालती है, किसके लिए? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, सही ढंग से मूल अधिकार लागू रहें इसलिए निकालती है। लेकिन उच्च न्यायालय भी इसलिए निकालता है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो है रिट निकालने का अधिकार थोड़ा और ज़्यादा है उच्चतम न्यायालय से। मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट और जो हाई कोर्ट है वो 5 प्रकार की तो निकालता ही, सुप्रीम कोर्ट निकालता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और कानूनी उद्देश्य के अनुसार भी वह रिट निकाल सकता है उच्च न्यायालय। तो इस पर हम देखेंगे कौन सी रिट होती हैं। रिट जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग निकालता है। ये 5 प्रकार की रिट कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इधर लिख रहे हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा हृदय कहा है। वैसे प्रस्तावना को आत्मा हृदय कहा गया है, लेकिन अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को कहा है। लेकिन प्रस्तावना को अंबेडकर जी ने क्या कहा है? उसके परिप्रेक्ष्य में संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अब देखते हैं उपचारों के अधिकार को। अब इसमें जो रखा गया है, हमने क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल रही है, 5 प्रकार की रिट निकालती है। क्यों निकालती है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण सामने मतलब ला देना, प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हो हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस। और दूसरी रिट निकालती है परमादेश, परमादेश, मेंडामस, मेंडामस। तीसरी जो है प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अब जो है देखा जाए, जो इसके बाद कोई और आती है उत्प्रेषण, 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 सर्टियोरेरी। अब इसके बाद जो रिट आती है अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, प्रक्षा, प्रक्षा जो है क्वे वारंटो, क्वे वारंटो ये रहती है। अब क्या रहता है इसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत हमें इसे पीएचडी नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो भी इससे बात आ जाए कि ये किस रिट की विशेषता है तो आप ये कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट निकालती है यही 5 रिट को, हाई कोर्ट निकाल रही है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ये आर्टिकल 32 ये भी रहता है। अब देखते हैं क्या रहता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है अधिकार क्षेत्र जो है रिट निकालने का, जो क्षेत्र है, न्याय क्षेत्र कह सकते हो रिट निकालने का, वो पूरे इंडिया में किसी के लिए भी ये रिट दायर कर सकती है। जो भी संस्था है, जो भी व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जो है मूल अधिकार, मतलब उसके जो मूल अधिकार का हनन हो रहा होगा व्यक्तिगत पूरे देश में, तो इसका जो न्याय क्षेत्र तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र क्या रहता है रिट जारी करने का? वह राज्य या जिस राज्य संबंधित मामला हो उस राज्य की, और उस राज्य का कोई व्यक्ति हो वो जारी कर सकता है। तो इसका न्याय क्षेत्र क्या है? सीमित है हाई कोर्ट का। लेकिन जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास कम है हाई कोर्ट के अपेक्षा। तो देखें रिट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास कम है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है।
जो इसका जो कह सकते हो इसकी जो शक्ति है रिट जारी करने की, ये अन्य इन उद्देश्यों को तो जारी कर सकता है, अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए भी जो है हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब देखते हैं इसका जो न्याय क्षेत्र, क्या देखें न्याय क्षेत्र, जो न्याय क्षेत्र मतलब क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा है, हाई कोर्ट कम है, तो ये हो जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना रिट जारी करने की शक्ति ये बहुत पूछा जाता है, क्या इसमें कथन आता है तो सुप्रीम कोर्ट कम रहता है, हाई कोर्ट ज़्यादा रहता है, तो इसकी बात करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो है थोड़ी बातें जान लेते हैं क्या है इनकी खास विशेषता। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण देखते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जो होता है उस व्यक्ति से संबंधित आदेश जारी करता है जिसे दूसरे द्वारा गिरफ्तार रखा गया है, हिरासत में रखा गया है। जो हिरासत में व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट जो है या न्यायालय जो है वो कहता है उस व्यक्ति को हमारे समक्ष पेश किया जाए, समझिएगा। मतलब कोई भी दोषी व्यक्ति है, दोषी है या नहीं है, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जांच करना चाहती है व्यक्ति वास्तव में हिरासत में इसे सही लिया गया है, निर्दोष है, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करती है उस व्यक्ति के लिए जो दूसरे द्वारा हिरासत में लिया गया है और कहती है हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो न्यायालय करता है, न्यायालय क्या करता है, न्यायालय क्या उच्चतम न्यायालय कर सकता है और उच्च न्यायालय कर सकता है, दो ही न्यायालय। फिर क्या रहता है जो कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो जांच करती है क्या व्यक्ति सही हिरासत में है, यदि या गलत, तो यदि गलत पाया जाता है व्यक्ति तब तो हिरासत में ठीक है, मतलब जो व्यक्ति गलत अपराध किया है तो ठीक है। यदि मतलब समझिएगा थोड़ा गलत सही का यहाँ पे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। यदि हिरासत में लिया गया व्यक्ति निर्दोष है, ये समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मुक्त करती है जांच करने के उपरांत। यदि पाती है कि निर्दोष नहीं है तो वो हिरासत ठीक है। अब किन मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकती है? एक पहला मामला सुप्रीम कोर्ट का, यदि कोई भी व्यक्ति मतलब कानूनन रूप से हिरासत में लिया गया हो, मतलब वो सिद्ध हो चुका हो पहले से उसने किसी को मार दिया है तो उसको हिरासत में लिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगा सकता है। फिर दूसरी बात, यदि वह खुद कोर्ट की अवमानना कर रहा है, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग कर रहा है, तो वो कहाँ से संभव है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लगा सकती है। तो इस प्रकार के मामले में तो क्या रहता है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को समक्ष पेश कराकर, अपने समक्ष पेश कराकर उसकी जांच करना, ये है, हमने बता दिया। अब जो है परमादेश क्या रहता है, परमादेश में अब इसका मतलब क्या है, इसमें परम आदेश मतलब एक आदेश इसमें भी जारी करती है किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के कार्यों के लिए। यदि वो कार्य को नकार रहे हैं तो उनसे पूछ सकती है। तो ये क्या है, सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों की पूछताछ, अधिकारियों के कार्यों की पूछताछ करने के लिए अब ये हो जाता है, मतलब जो है अब क्या नहीं कर सकते ये परमादेश में, जो अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है उनके कार्यों के, उनका क्या चल रहा है तरीका कार्य करने का, ये पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई निजी संस्थान हो, मतलब जो है ये कौन सा होना चाहिए, सार्वजनिक संस्थान ही होना चाहिए जहाँ पे कार्यरत हैं, गैर सार्वजनिक संस्थान नहीं, मतलब गैर सरकारी जगह नहीं। हाँ अथॉरिटी हो सकती है, न्यायालय भी हो सकता है, तो ये बात होती है। अब प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध को समझेंगे एक मतलब भाषा में एक तरीके से शॉर्ट में कि ये क्या,
जो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने क्षेत्र के बाहर यदि कार्य करता है तो उस पर रोक लगाती है। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार अपने न्याय क्षेत्र से बाहर, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर मामलों को देखने पर, मतलब क्या देखने पर, को देखने पर रोक लगाती है। मतलब क्या है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के मामले को यदि वो देखते हैं, मतलब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई का मतलब क्या है, उस पर सुनवाई है उस मामले को, तो ये क्या करती है, रोक लगाती है, उसको रोकती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। ठीक, अब ये क्या है, उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण भी यही है। उत्प्रेषण में क्या है, यह क्या करती है, ये भी, इसमें भी क्या है, जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय जो होते हैं उनको अपने पास मंगवा सकती है। ये नहीं है कि उस निर्णय के विरुद्ध हुआ कोई जो है उससे उच्च न्यायालय डिसीजन दे। समझिएगा, यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के पास लंबित मुकदमा है तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब उससे उच्च न्यायालय जो है अपने पास उस निर्णय से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको मंगवा सकता है, उसकी देखरेख कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है और उस पर कोई निर्णय भी दे सकता है। तो ये तो सीधे क्या है, नकारात्मक है, रोकता है कि अधीनस्थ न्यायालय जो भी है अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के मामले को देखती है या उसको सुनवाई कर रही है तो उस पर रोक लगाती है। लेकिन इसमें क्या सहयोग की बात रहती है, लंबित अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित वादों के निर्णयों को मांग सकती है। जो अधीनस्थ न्यायालय के लंबित वादों के निर्णयों को उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायालय या कह सकते हैं उससे उच्च न्यायालय मांग सकता है। उनकी उससे संबंधित जो है प्रलेख हैं, उससे संबंधित प्रलेख की समीक्षा, मतलब डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा भी कर सकता है। अच्छा, कर सकता है। कहने का मतलब जो है ये सहयोग करता है, एक प्रकार से सहयोग है। सहयोग, रोक के साथ सहयोग भी है, रोक व सहयोग। जो उनके लंबित मामले और निर्णय हैं उनको अपने पास, जो उनसे संबंधित मामला क्या है, क्यों लंबित पड़ा है, उसको अपने पास मंगवा सकती है, उसकी समीक्षा करेगी और उसमें निर्णय भी दे सकती है। लेकिन निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध नहीं, ठीक। जो इसमें क्या है, सीधे रोकती है, इसमें क्या है, जो एक सहयोग की भावना रहती है। अब इस पर क्वेश्चन मिलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं ये अधिकार परीक्षा, ये जो है जो उस जगह पर जो संबंधित अधिकारी है उससे उसके दायित्वों को पूछती है कि आप किस अधिकार के तहत यहाँ पर अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो उसके पास अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी जो उसके पास अधिकार नहीं, वह उस अधिकार का
उपयोग कर रहा है, मतलब जो उसके पास उच्च अधिकार नहीं है, ऊंचा कोई अधिकार, लेकिन वह उस पद पर बैठा हुआ उन पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है उससे पूछ सकती है कि आप किस आधार पे अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जो अधिकारियों के ये पूछ सकती है किस अधिकार से पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, मतलब जो है जांच कर सकती है, उस पद की जांच कर सकती है, उस जो पद के अधिकार की जांच कर सकती है, जो उस पर तुम विराजमान हो। मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, आप नीची पोस्ट के हैं, आप ऊंची पोस्ट की चीज़ों का अधिकार देख रहे हैं, तो वह उस पर क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, संबंधित जांच कर, पद से संबंधित जांच कर सकती है, संबंधित जांच। अब देखते हैं, इस प्रकार ये 5 रिट हमने बता दी। ये जो है हाई कोर्ट भी इन्हीं रिटों को जारी करता है। इसकी कुछ रिट अलग हो जाती हैं जो भी कानून से संबंधित लगते हैं कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो हमने आज जो है मूल अधिकार को विधिवत देख लिया। एक बात हमें बतानी है यहाँ पे, जो शुरुआत में बता रहे थे, जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो इमरजेंसी के टाइम के समय समाप्त नहीं होते हैं। कहने का मतलब जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको समाप्त कर दिया जाता है जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है। लेकिन कौन से 2 मूल अधिकार, इनको समाप्त नहीं कह सकता है। अब आर्टिकल जो यहाँ पे देख रहे हैं, आर्टिकल जो 19 है, इसको कब समाप्त कर दिया जाता है, जो इसको भी बचाए रखा जाता है, किस मतलब और तो सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मूल अधिकार को भी समाप्त नहीं किया सकता है जब सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो। एक ये भी बात है, जब बाहरी आक्रमण हो तब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, नहीं समाप्त किया सकता है, और सभी मूल अधिकारों को समाप्त किया सकता है। लेकिन जब क्या रहता हो, जब सशस्त्र विद्रोह देश में ही होता हो, तब इस जो अधिकार को बनाए रखा जाता है, मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया सकता है। और बात आती है अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 को समाप्त करने की बात कही गई है, आर्टिकल 19 को, जो बताया था स्वतंत्रता संबंधित था। और अनुच्छेद जो है 359 में क्या कहा गया है, सभी मूल अधिकारों को समाप्त किया सकता है, मतलब इसको भी समाप्त किया सकता है, सभी मूल अधिकारों को समाप्त किया सकता है। लेकिन किसको छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21, ये याद रखिएगा। जो आर्टिकल 20 और 21 है, इनको किसी भी आपातकाल के मतलब जब आपातकाल आए तो इन दोनों को तो कभी समाप्त नहीं किया सकता है। एक जो 20 क्या था, जो अपराधों के लिए जो है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण था। 21 का है प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता वाला, जीवन की स्वतंत्रता का, इसको नहीं छीना सकता किसी भी आपातकाल में। तो इस पे भी हमने चर्चा कर ली। इस प्रकार हमने देखा पूरा जो चैप्टर है हम लोगों ने भली प्रकार पढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।